मंजिलें मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ नीट पीजी 2023, 22 एंड 21 के सारे जो फिजियोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे ये वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था जो पूछा गया था, इट इज अबाउट जो लंग की अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं उसके बारे में पूछा गया था। स्पायरोमेट्री का ग्राफ दिया गया था और पूछा था जो ये वाला जो एरिया है वो कौन सी कैपेसिटी है, तो इट इज एफआरसी। अभी एक बार देख लेते हैं कि लंग में क्या क्या होता है। तो नॉर्मल जो रहता है वो हमारा होता है टाइडल वॉल्यूम। आफ्टर टाइडल वॉल्यूम अगर हम इंस्पायर कर पा रहे हैं यहाँ पर, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन आफ्टर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जब होता है, तो आफ्टर इंस्पिरेशन जब एक्सपिरेशन भी हो रहा है तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो सब मिला के होता है ये वाइटल कैपेसिटी। एंड ये जो है वो हमारा टाइडल वॉल्यूम है, दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसके बाद भी अगर जो कुछ वॉल्यूम लंग में बचा रहता है उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसको बोलेंगे कि रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी है? दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, वो सब मिलके बनती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एंड जो सबकी पूरी जो कैपेसिटी जो होती है उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में सब कुछ आ जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, टाइडल वॉल्यूम आ जाता है एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सारा कुछ आ रहा है तो वो है टोटल लंग कैपेसिटी। अगर टोटल लंग कैपेसिटी से रेसिडुअल वॉल्यूम अगर माइनस कर दे तो क्या बचेगा? वाइटल कैपेसिटी। तो ये हो गया हमारा पूरा जो स्पायरोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि पेशेंट जो है उसको सडन अनकॉन्शियस हो रही है। फिर कब हो रही है कि वाइल वर्किंग ऑन द फील्ड, कड़ी धूप में, टेम्परेचर जब वह है 105 फ़ारेनहाइट हो गया उसका, कड़ी धूप में काम करते करते सडन अनकॉन्शियसनेस हो गया। टेम्परेचर स्किन का है 105 फ़ारेनहाइट। स्किन में स्किन का जो है टेम्परेचर वो भी मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो क्या इनमें से क्या क्या पेशेंट में नहीं दिखेगा? तो पेशेंट में देखो रेड हॉट स्किन दिख सकती है, टैकिपनिया दिख सकता है, हाइपोटेंशन दिख सकता है, पर पेशेंट को स्वेटिंग नहीं होगा। अभी क्यों स्वेटिंग नहीं होगा? तो दिस इज ए क्लासिकल केस ऑफ हीट स्ट्रोक, जहां पर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होती है, बॉडी हीटिंग का टेम्परेचर 105 फ़ारेनहाइट पे चला जाता है, स्वेटिंग नहीं दिखता पेशेंट विथ हीट स्ट्रोक में, बराबर है। नॉर्मली क्या होता है कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो सेंट्रल एरिया है जो सेंट्रल कंट्रोल करता है एरिया, वहां पर जो क्या है मीडियल प्रीऑप्टिक एंड एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एक्टिवेटेड हो जाता है, जो कंट्रोल करता है वो एरिया, और वो प्रमोट करता है स्वेटिंग एंड क्यूटेनियस डायलेटेशन। और हीट कम होती है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट हो जाता है। पर यहाँ पर जब हीट स्ट्रोक होता है तब ये जो हमारा कंट्रोल एरिया जो है हीट रेगुलेशन सेंटर फेल हो जाता है, और ड्यू टू फेलियर ऑफ द हीट रेगुलेशन सेंटर तो जो टेम्परेचर जो है 105 डिग्री पहुंच गया है, पर उसका जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, जो कंट्रोल है, वो हमारा चल नहीं रहा। इसलिए जो स्वेटिंग से जो कम हो रहा था टेम्परेचर वो कम नहीं होगा इस बारी, तो इसलिए हो रही है, इसलिए ये सारे अलग अलग सिम्टम्स दिख रहे हैं पर स्वेटिंग नहीं हो रहा है। तो इट इज हीट स्ट्रोक, इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, स्किन जो है वो ड्राई, हॉट, फ्लश्ड एंड एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग होती है स्किन में, टेकिकार्डिया, कॉस्मल टाइप ऑफ रैपिड डीप ब्रीदिंग मिलती है, हाइपोटेंशन विथ रेड हॉट स्किन, ये सब मिलता है पेशेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इट इज ऑल्सो इमेज रिलेटेड। इमेज रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए फिजियोलॉजी में। यहाँ पर पूछा गया था ये अलग अलग ये सब्सटेंस है, तो ये कौन से सब्सटेंस है, और ये ग्राफ है। इट इज पूरा जो ग्राफ है वो है किडनी में अलग अलग सब्सटेंस जा रहे हैं और उसका एब्सॉर्प्शन ये बाउमेन स्पेस है, देन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, यूरिन में जा रहा है। तो कौन से सब्सटेंस है ये हमें पहचानने हैं। तो सबसे पहला जो है डी देख लेते हैं, जो ऊपर हो रहा है, मतलब जिसका सिक्रीशन यूरिन में जो ब्लड है उससे ज्यादा बढ़ रहा है, वो कौन सा होगा? दैट इज पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड। अभी पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड इट इज फिल्टर बाय ग्लोमेरुलाई, बट ट्यूबुलर सेल्स भी सिक्रेट करते हैं।
तो जब नेफ्रॉन से बाहर निकलता है, ब्लड से जब यूरिन में जाता है वो, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ग्राफ में वो पॉजिटिव साइड अपर है। देन सी जो है वो सब्सटेंस ऐसा होगा जो जिसकी ब्लड में से यूरिन में जाके कुछ भी कंसंट्रेशन में कुछ भी ऐसे बदलाव नहीं हो रहा है, तो दैट इज जो है दैट इज इंसुलिन। सो इन्यूलिन, इन्यूलिन है, इन्यूलिन जिसको हम रीनल क्लियरेंस टेस्ट में भी यूज कर ले, इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि इट इज फ्रीली फिल्टर्ड हो रहा है, कि रिसॉर्ब भी नहीं हो रहा है, सिक्रेट भी नहीं हो रहा है, concentration doesn't change throughout the length of the nephron, और इसलिए यूज हो रहा है रीनल क्लियरेंस टेस्ट में कौन सा, इन्यूलिन। सो सीधा ग्राफ जिसका जा रहा है दैट इज इन्यूलिन, बराबर। देन नेक्स्ट बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है कि सारी ट्यूब्यूल्स में से रीएब्सॉर्ब हो रहा है एक्सेप्ट डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स जो है यहाँ पर डिसेंडिंग एंड प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अलावा जो है डिसेंडिंग एंड असेंडिंग की वजह यहाँ पर जो है इट इज रीअब्सॉर्बिंग, तो यूरिन में कम जाएगा, तो यहाँ पर तो वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, पर डिसेंडिंग एंड प्रोक्सिमल में रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए इसका ग्राफ यहाँ से इस प्रकार जा रहा है। देन ए जो है वो है हमारा ग्लूकोज, इट इज रीअब्सॉर्ब इन द अर्ली पोर्शन ऑफ द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अर्ली पोर्शन में भी यहाँ पर ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है ग्लूकोज। तो ये सारे अलग अलग है। ऊपर वाला डी जो है इट इज पैरा एमिनो हिप्यूरिक एसिड, सी जो है वो है हमारा इन्यूलिन, बी जो है इट इज बाइकार्बोनेट, और ए जो है दैट इज ग्लूकोज इन दिस ग्राफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है एक्शन पोटेंशियल में जो अलग अलग बदलाव होते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया था ये बी से जो डी की जो है वो वाला पीरियड इसको क्या बोलते हैं, तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। अभी क्या होता है एक्शन पोटेंशियल में, फटाफट से समझ लेते हैं कि पहले -70 पे है वोल्टेज, -70 पे बहुत चैनल सोडियम पोटेशियम कोई भी चैनल ओपन नहीं है, सब क्लोज्ड है, इसलिए जो इसका जो वोल्टेज है वो माइनस में है, बराबर। धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। तो यहाँ पर बी जो पॉइंट है यहाँ पर -55 वोल्टेज है, वहां पर सोडियम की चैनल जो है वो खुलेगी और वो है हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट। धीरे धीरे होगा रैपिड डीपोलराइजेशन, रैपिड डीपोलराइजेशन के बाद एक पीक आएगा दैट इज सी, और वहां पर हमारी सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगी और खुलेगी कौन सी, पोटेशियम चैनल ओपन एंड रीपोलराइजेशन। पहले हुआ रैपिड डीपोलराइजेशन, देन हुआ रीपोलराइजेशन, और देन डी जो है दैट इज कंटिन्यूअसली रीपोलराइजेशन ड्यू टू पोटेशियम इफ्लेक्स, उसके इसलिए नीचे जा रहा है, वो कंटिन्यूअसली रिपोलराइज होके नीचे जा रहा है, कैल्शियम बाहर निकल रहा है। और ई पॉइंट पे आते आते सोडियम रिसेट हो रहा है, पोटेशियम ओपन हो रहा है एंड स्लोली क्लोज्ड हो रहा है आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। तो ये है हमारा पूरा एक्शन पोटेंशियल। वहां यहाँ तक जो 2 तक तो है ये है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एंड बाद का जो है यहाँ पर वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अभी वो दोनों में क्या डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वहां पर कोई भी मतलब कभी भी नर्व विल नॉट बी एक्साइटेड, कुछ भी कर लो ऐसे धम पछड़ा कुछ भी मार लो, पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में जो नर्व विल नॉट बी एक्साइटेड। बट रिलेटिव जो है रिफ्रैक्टरी पीरियड ये वाला पार्ट है, यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी स्टिमुलस दे दी तो नर्व विल बी एक्साइटेड। तो यहाँ पर तो पूछा गया था कि बी से डी अगर जाना है तो दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड, बराबर। देन फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर इमेज दी गई है कि यहाँ से सब्सटेंस आ रहा है, बीच में एक कैरियर प्रोटीन है और सब्सटेंस यहाँ पर चला गया, तो ये इस वाले डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे, तो दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पीडिया में भी आए, पीडिया 2023 में पूछा गया है, फिजियो में 2018 में पूछा गया है, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है, तो सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज है एंड कंप्लायंस दैट इज डिक्रीज। आरडीएस में पेशेंट ऐसे प्रीमेच्योर दिया गया होगा, ऐसी कुछ हिस्ट्री होगी, उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बराबर है नहीं, तो आरडीएस में सरफेस टेंशन विल बी इंक्रीज एंड कंप्लायंस विल बी डिक्रीज। देन सर्फेक्टेंट इट इज सिक्रेटेड बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट, एंड सर्फेक्टेंट जो है वो क्या है, उसके नाम भी कई बार पूछते हैं, दैट इज लेसिथिन। लेसिथिन का फुल फॉर्म मतलब उसका दूसरा नाम क्या है, डाइपामिटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन।
डाइपामिटाइल फॉस्फेटिडाइल उसका दूसरा नाम है। लेसिथिन का सर्फेक्टेंट सेक्रेटेड बाय टाइप 2 न्यूक्लियोसाइड, सरफेस टेंशन बढ़ता है एंड कंप्लायंस कम होता है। 10-7 क्वेश्चन के आरटीए के हिस्ट्री, पेशेंट को सीवियर मसल इंजरी हो गई है, के प्लस जो है सोडियम है वो 5.5 हो रहा है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अभी सीवियर मसल इंजरी हुआ है दैट इज हाइपरकैलेमिक स्टेट, तो वहां पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल बी बिकेम मोर पॉजिटिव। मसल इंजरी में हाइपरकैलेमिया हो रहा है इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकेम पॉजिटिव एंड नर्व विल बी एक्साइटेड। अभी हाइपोकैलेमिया वाले स्टेट में क्या होता है कि आरएमपी विल बी नेगेटिव, तो नर्व विल बी हाइपर पोलराइज्ड वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, दिस इज द कि रोड ट्रैफिक, अगेन रोड ट्रैफिक के एक्सीडेंट की इंजरी हिस्ट्री है विद सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी दी गई है, और क्या है कि फ्रैक्चर ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ डोर्सम कॉलम ऑफ ट्रैक, लेटरल वाला पार्ट डोर्सम कॉलम ट्रैक का, डोर्सम कॉलम ट्रैक का लेटरल वाला पार्ट है दैट इज अफेक्टेड, तो क्या होगा? तो एब्सेंस ऑफ द इप्सिलेटरल आर्म प्रोप्रियोसेप्शन वो होगा। अभी ये क्यों होगा तो अभी देख लेते हैं कि जो डोर्सल कॉलम है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सर्वाइकल सेगमेंट होता है, दूसरा सैक्रल सेगमेंट। अभी सर्वाइकल ऊपर वाला पार्ट है तो वो लेटरली रहता है अपने आर्म, और अपने वहां पर रहता है फेसिकुलस क्यूटेनियस, और वो जो होता है वो फेसिकुलस क्यूटेनियस वो इप्सिलेटरल अपर लिम्ब को देता है इनर्वेशन, अपर लिम्ब को इनर्वेशन लेटरली देता है सर्वाइकल सेगमेंट, और सैक्रल सेगमेंट होता है वो रहता है मीडियली, फेसिकुलस ग्रेसिलिस जिसका सेंटर होता है वहां पर इप्सिलेटरल लो लिम्ब में सारी इनर्वेशन जाती है। डोर्सल कॉलम उसके दो पार्ट, सर्वाइकल सेगमेंट एंड सैक्रल सेगमेंट। सर्वाइकल सेगमेंट कहाँ जा रही है? लेटरली, और वो सप्लाई कर रही है इप्सिलेटरल अपर लिम्ब को, और सैक्रल सेगमेंट जो है वो वहां जा रहा है इप्सिलेटरल लोअर लिम्ब को। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था कि डोर्सम कॉलम है उसका लेटरल पार्ट जो है दैट इज इंजर्ड, तो इसलिए इप्सिलेटरल अपर लिम्ब जो है वहां पर बराबर काम नहीं होगा, इसलिए एब्सेंस ऑफ इप्सिलेटरल आर्म प्रोप्रियोसेप्शन हो रहा है। बराबर, injured तो loss of touch, vibration, proprioception in the arm of the same side of the lesion में होगा। Another option from this question was Brown-Sequard syndrome. It is also IMP topic. Brown-Sequard syndrome क्या है? It is a hemidissection of the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड में क्या रहता है देख लो, एक पोस्टीरियर कॉलम है पीछे वाली, ये वाली लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ये है एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो पोस्टीरियर कॉलम जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज इप्सिलेटरल प्रोप्रियोसेप्शन देखता है, फाइन टच, वाइब्रेटरी सेंस देखता है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी बाबत जो है वो पोस्टीरियर वाला पार्ट देखता है, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, देन वाइब्रेटरी सेंस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ये वगैरह। अभी लेटरल वाला पार्ट है, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, वो इप्सिलेटरल मोटर में देता है, तो उसका अगर डैमेज हुआ तो इप्सिलेटरल मोटर लॉस हो जाएगा। देन एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, वो एंटेरोलेटरल जो है वो कॉन्ट्रालेटरल जा रहा है, तो कॉन्ट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन अगर वो देता है तो इट इज इम्पेयर्ड इफ इंजरी टू एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। बराबर, स्पाइनोथैलेमिक जो है एंटेरोलेटरल है वहां पर जा रहा है वो कॉन्ट्रालेटरल दूसरी ओर जा रहा है पेन एंड टेम्परेचर का सेंसेशन लेने। पोस्टीरियर कॉलम वही इप्सिलेटरल रहेगा, लेटरल कॉलम वही इप्सिलेटरल रहेगा। देन यहाँ पर अभी पहले जो हमने एक्शन पोटेंशियल कर्व देखा था वो नॉर्मल था, यहाँ पर मायोकार्डियम है, हार्ट में थोड़ा अलग रहता मामला रहता है कि एक्शन पोटेंशियल कर्व ये वाला दिया था और इसमें पूछा था कि ये जो दो वाला फेज है वो किसके कारण होता है। तो पहले तो देख लेते कि यहाँ 4 वाला फेज होता है, फिर 0 वाला, 0 दैट इज डिपोलराइजेशन, सोडियम चैनल यहाँ पे ओपन रहती है, देन 1 जहां पर इनिशियल डिपोलराइजेशन हो रहा है, सोडियम चैनल क्लोज एंड पोटेशियम चैनल विल बी ओपन। और यहाँ पर जो 2 वाला जो प्लेटो फेज जैसा लग रहा है, दिस प्रॉब्लम ड्यू टू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन एंड रिड्यूस के प्लस परमिएबिलिटी, इसकी वजह से प्लेटो फेज आ रहा है। किसकी वजह से? prolonged voltage gated Ca plus channel is open and reduce K plus permeability, इसकी वजह से। then rapid repolarization हो रहा है जहां पर कैल्शियम क्लोज हो रहा है, पोटेशियम ओपन हो रहा है एंड आर इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये है हमारा मायोकार्डियम में एक्शन पोटेंशियल का। और पूछा था क्या कि फेज 2 जो है दैट इज प्लेटो फेज, वो किसके कारण होता है? तो prolonged voltage gated Ca plus 2 channel रिड्यूस पोटेशियम परमिएबिलिटी की वजह से हो रहा है।
तो यहाँ पर हमने जो खत्म कर लिए हमारे 2023 के टोटल 9 एमसीक्यू हमने खत्म कर लिए। अब भी एक्शन पोटेंशियल में जब न्यूरॉन्स व्हेन जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, पर जब न्यूरॉन्स समझ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एक्शन पोटेंशियल आर जनरेटेड तब न्यूरॉन्स ऐसे हो जाते हैं। तो हम इसी के साथ हमारा 2022 के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 6 एमसीक्यू पूछे गए थे, वहां पर एक बार नजर डाल रहे हैं कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। रात के राही, चलो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था, वो बहुत बार पूछा गया। इट इज रिपीटेडली आस्क्ड, यहाँ पर स्टार किया है मतलब बहुत बार पूछा ही गया है। स्टार किया मतलब वो पॉइंट ऑफ आना ही चाहिए कि पर्सन वो स्लीप ओवरनाइट स्लीपिंग, उसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो गया है, पर पेन सेंसेशन इट इज इंटेक्ट। पैरालिसिस हो रहा है डेट इज पार्शियल पैरालिसिस, और पेन सेंसेशन डेट इज इंटेक्ट। तो नमनेस नहीं है पर पैरालिसिस पार्शियल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? ड्यू टू ए फाइबर्स जो है दैट इज मोटर टच एंड प्रेशर, जो उसका फाइबर्स कैरी करते हैं मोटर टच एंड प्रेशर का, देयर आर मोर ससेप्टेबल टू प्रेशर चेंजेस देन सी फाइबर्स सिर्फ पेन एंड सेंसेशन का फाइबर्स कैरी करते हैं। ए फाइबर आर मोर ससेप्टेबल टू प्रेशर चेंजेस देन सी फाइबर। ए फाइबर क्या करते हैं? मोटर टच एंड प्रेशर के फाइबर्स ले जाते हैं, सी फाइबर जो होते हैं पेन एंड सेंसेशन के ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बैरोरिसेप्टर जो है वो कौन सा फीडबैक है? दैट इज नेगेटिव फीडबैक। अभी स्ट्रेच रिसेप्टर जो होता है हार्ट में, वहाँ क्या होता है? हार्ट एंड एडवेंटिशिया वो ब्लड वेसल में स्ट्रेच रिसेप्टर रहता है। तो अगर स्ट्रेच ब्लड वेसल हो रही है, इंक्रीज बीपी हो रहा है, तो वो वहां से संदेशा भेजेगा हेरिंग नर्व को, हेरिंग नर्व से जाएगा ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को, देन वहां से जाएगा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सोलिटेरियस जो मेडुला है वहां पर जाएगा, वहां से रिलीज होगा ग्लूटामेट, और वहां पर एक्टिव होगा कोडल साइड का वेंट्रोलेटरल मेड्यूला CVLM, और वो इनहिबिट करेगा रोस्ट्रल वेंट्रोमीडियल मेड्यूला RVLM को, और जो वाजोकंस्ट्रिक्टर सेंटर है यहाँ पर। तो यहाँ से वो जो है वो नेगेटिव फीडबैक पूरा करेगा। कैसे करेगा? अगर बीपी बढ़ रहा है तो हेरिंग नर्व से गया ग्लोसोफेरिंजियल से गया न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सोलिटेरियस इन मेडुला, वहां पर क्या होगा? ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है, इट विल एक्टिवेट कोडल वेंट्रोलेटरल मेड्यूला को एक्टिवेट करेगा, और वो इनहिबिट द रोस्ट्रल वेंट्रोमीडियल मेड्यूला, और इसकी वजह से वो जो है वाजोकंस्ट्रिक्टर सेंटर। तो ये है पूरा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। अभी ये जो पाथवे वो ये पाथवे ऑल्सो एक्साइट द वेगल पैरासिम्पैथेटिक सेंटर, और स्टिमुलेशन ऑफ वेगस जब होता है तो स्लो इम्पल्स टू एसए नोड हो जाते हैं, और इसलिए स्लो कंडक्शन टू एवी नोड। तो ये भी स्लो करवा रहा है। देन वासोडाइलेशन हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया, ये सब होने से कार्डियक आउटपुट है वो कम होगा। तो ये हो गया हमारा बैरोरिसेप्टर में हमने देख लिया दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, बराबर है। अभी अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन क्या था? एक था फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। अभी फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म का एग्जांपल क्या है? जब हमने मील डाइजेस्टिव ट्रैक में गया है तो इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन that will promote the cellular uptake and storage of the ingested nutrient. So that is feed forward mechanism. Then positive feedback is LH surge. LH surge में क्या होता है कि estrogen regulate the secretion of the LH, that is positive feedback, LH surge जो है। Then adaptive control में क्या रहता है कि delayed type of negative feedback है, and when feed forward mechanism has error correction by the retrospective feedback mechanism। जब फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में कुछ भी ऐसे एरर आती है तब हमारा जो एडेप्टिव कंट्रोल है दैट इज डिलेड टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा है। यहाँ पर ऐसे सेल की ऐसे इमेज दी गई थी, बाजू में सेल है, यहाँ से कुछ ऐसे रिलीज हो रहा है और बाजू के सेल में वो जाके एक्ट कर रहा है। तो क्या है? दैट इज पैराकाइन के सेल टू सेल सिग्नलिंग मीडियम है, अफेक्ट ओनली क्लोज प्रोक्सिमिटी वाले जो सेल है उनसे ही वो बात करते हैं। एग्जाम्पल एंडोथेलियन 1 वासोकंस्ट्रिक्टर बाय द एंडोथेलियल सेल्स। देन अनदर ऑप्शन दिस क्वेश्चन एक था ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या कहता है कि सेल खुद को मोटिवेशन जैसे देता है ना, सेल्स सिग्नल टू देम सेल्स और रिलीज करते हैं
और एक्ट करते हैं ऑन सेम सेल, खुद ही रिलीज करते हैं, खुद पे एक्ट करते हैं। तो ये सब जो है प्रोलिफरेशन ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल बाय इंटरल्यूकिन 2, तो दैट इज ऑटोक्राइन मैकेनिज्म। देन है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या रहता है कि कहीं कोई ऑर्गन से कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हो और वो जाके कोई डिस्टेंस अलग जगह पे जाके अपना काम करते हैं, दैट इज एंडोक्राइन। देन है मेरोक्राइन। मेरोक्राइन में इट इज अ टाइप ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशन। वहां पर क्या होता है कि सिक्रीशन बाहर निकलता है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, और सेल जो होता है वो अपना इंटेक्ट रहता है, पर वहां से कुछ एक्सोसाइटोसिस से सिक्रीशन निकलता है और ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है। तो गोबलेट सेल एंड एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स ये सब जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ मेरोक्राइन। तो ये हमने देख लिया। पैराक्राइन जो है दैट इज एंडोथेलिन, जो एंडोथेलियल सेल्स में होता है। ऑटोक्राइन जो इंटरल्यूकिन 2 से टी सेल में जाता है। देन एंडोक्राइन जो अलग अलग हार्मोन्स सारे होते हैं वो। एंड मेरोक्राइन, मेरोक्राइन में तो क्या है कि एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सिक्रेशन होता है, तो गॉबलेट सेल एंड एक्राइन स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से देखो इमेज आ गई, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे ग्राफ तो आ ही जाएंगे। ऐसे यहाँ पर जो ग्राफ है दैट इज सिस्टमेटोग्राफ से, मतलब सिस्टमेटोग्राम लिया है यहाँ पर किडनी का, कि यहाँ पर इनिशियल राइज हो रहा है ये, फिर आएगा प्लेटो, बी लॉन्ग फ्लैट प्लेटो आएगा, फिर सडन शार्प राइज आएगा, यहाँ पर मैच्योरेशन रिफ्लेक्सेस ट्रिगर यहाँ पर होगा, और ये अगर जाएगा तो मैच्योरेशन हैड नॉट अकर, तो यहाँ पर जाएगा। तो ये है इंट्रावेसिकल वॉल्यूम और ये है प्रेशर। इनिशियल राइज IA, लॉन्ग फ्लैट IB, और 2 में क्या रहता है सडन एंड शार्प राइज ऑफ मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। सेगमेंट क्या है कि सेगमेंट IB के बारे में पूछा था, तो वो फॉलो कर रहा है लैपलेस लॉ। लैपलेस लॉ क्या है कि प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R। प्रेशर इज इक्वल टू 2 वोल्ट टेंशन, 2 इंटू वोल्ट टेंशन और डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये है लैपलेस लॉ। तो फर्स्ट अर्ज टू वॉइड कब आती है कि जब 150 ml तक भरता है तब फर्स्ट अर्ज टू वॉइड आती है। देन फुलनेस कब आती है एट 400 ml। तो ये जो लॉन्ग फ्लैट कब है यहाँ पर हमारा लैपलेस लॉ जो है वो फॉलो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर सेट पॉइंट। देखो फिर से टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहां पर ए वाला जो है नॉर्मल है, फिर यहाँ गया है ग्राफ जो 103 डिग्री पे गया है और फिर नीचे आ रहा है। तो स्टेज ए है, वहां क्या क्या होता है, वहां होता है एक तो वासोकंस्ट्रिक्शन होता है, शिवरिंग होता है एंड थर्मोजेनेसिस बढ़ रहा है। पहले टेम्परेचर जब राइज हो रहा है तब वासोकंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग एंड थर्मोजेनेसिस होती है, और जब ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल में आता है स्टेज बी में तब होते हैं स्वेटिंग, वासोडाइलेशन एंड डिक्रीज थर्मोजेनेसिस। ये सब हो रहा है स्टेज बी में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था जो स्टेज ए में जो है वो क्या होता है, तो शिवरिंग जो होता है वो स्टेज ए में होता है। तो सिक्स क्वेश्चन 2022 का लास्ट क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। वहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 65 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, 2 दिन पहले उसको स्ट्रोक हुआ था। अभी क्या हो रहा है कि इनवॉलंटरी वायलेंट उसकी मूवमेंट हो रही है ऑन वन साइड में ऐसे मूवमेंट हो रही है इनवॉलंटरी वायलेंट, तो कहाँ पर लीजन होगा ऐसे पूछ रहे। तो दैट इज हेमीबालिस्मस ड्यू टू टेंशन इन द सबथैलेमिक न्यूक्लियर। ये होता है वायोलेंट इनवॉलंटरी फ्लिंगिंग मूवमेंट्स होती है कन्फाइंड टू वन साइड ऑफ द बॉडी। वन साइड ऑफ द बॉडी में यह आ रहा है सीन इन द कॉन्ट्रालेटरल लीजन। एक बाजू बॉडी के एक बाजू ही रहेगा पर लीजन जो रहेगा वो कॉन्ट्रालेटरल साइड में रहेगा। कहाँ पर, सबथैलेमिक न्यूक्लियर में। क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि कहाँ पर लीजन होगा, तो लीजन होगा सबथैलेमिक न्यूक्लियर में। अभी बेजल गैंग्लिया जो है वहां पर 2 रहते हैं पाथवे, एक डायरेक्ट पाथवे रहता है, एक इनडायरेक्ट पाथवे रहता है। डायरेक्ट पाथवे जो होता है वो मूवमेंट प्रोड्यूस करता है और इनडायरेक्ट जो होता है वो इनहिबिट करता है। तो सबथैलेमिक न्यूक्लियर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट पाथवे, वहां का क्या पाथ है। तो अगर लीजन रहेगा वहां पर सबथैलेमिक, तो इनडायरेक्ट पाथवे काम नहीं कर पाएगा, तो मूवमेंट ही प्रोड्यूस रहती हो जाएगी, कुछ भी इनहिबिट नहीं होगा, इसलिए हो रहा है हेमीबालिस्मस। देन अनदर ऑप्शंस इज एक था एथेटोसिस। एथेटोसिस में क्या होता है कि लीजन इन द ग्लोबस पैलिडियस और स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूअसली रिथिंग मूवमेंट इन हैंड, आर्म, नेक, फेस यहाँ पर होती है। ग्लोबस पैलिडियस में लीजन होने से एथेटोसिस होता है। देन कोरिया,
कोरिया में क्या होता है कि लीजन इन द पुटामेन एंड द कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन में लीजन की वजह से कोरिया हो रहा है, रैपिड सेमी पर्पसफुल नॉन पैटर्न इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हो जाती है इन्वॉल्विंग डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल मसल ग्रुप, ये हो रही है। तो यहाँ का जो हमारा आंसर था वो हेमीबायोलिसिस जहाँ पर हो रहा है लीजन इन द सबथैलेमिक न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमने खत्म कर लिए हमारे 2022 के 6 क्वेश्चन। बने रहिएगा मेरे साथ, अभी 2021 के 5 एमसीक्यू बाकी है कि इफ यू आर फाइनल ईयर टेल मी द कॉजेज ऑफ द कोरिया। देखो हमने अभी क्वेश्चन किया तो कोई बोलेगा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। चलो, नीट पीजी 2021 के 5 एमसीक्यू है, सिर्फ 5 करने हैं। साथ साथ में बने रहिएगा कि वन डज नॉट सिंपली टेक ह्यूमन फिजियोलॉजी, बराबर। अभी नेक्स्ट जो पहला क्वेश्चन था वो आ गया कि चाइल्ड जो है उसको हो रहा है लूज स्टूल, लूज स्टूल की कंप्लेंट ने उसको दे दिया है हमने ओआरएस। तो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन में कैसे होगा, ओआरएस में, ओआरएस देने से कैसा होगा ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन। तो SGLT1 से, SGLT1 क्या है कि वहां पर सोडियम और ग्लूकोज दोनों कपल में रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। SGLT1 में ORS का रीअब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन ऐसे होता है SGLT1 के द्वारा। अनदर ऑप्शन क्या थे देख लीजिए, पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर ग्लूकोज का करना है तो 2 है, SGLT1 एंड SGLT2। SGLT1 है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूबल्स में रहता है, एंड SGLT2 जो है वो रहता है रीनल ट्यूबल्स में। पैसिव एब्सॉर्प्शन अगर ग्लूकोज का करना है तो ये जो GLUT1 to 7 सारे ट्रांसपोर्टर्स है दैट इज पैसिव एब्सॉर्प्शन करते हैं ग्लूकोज के। सेकेंड क्वेश्चन में आ गए कि फीमेल जो है दैट इज स्लोली प्रोग्रेसिव मोटर वीकनेस, स्लोली प्रोग्रेसिव मोटर वीकनेस हो रही है, देन नकल रिजिडिटी हो रही है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो रहा है पेशेंट को, एंड उसके साथ हो रहा है डे टू डे एक्टिविटी में कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है। तो पर्सन ने, जो डॉक्टर ने डायग्नोसिस बनाया था कि सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बराबर। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर है पेशेंट को तो कौन से सेल जो है वो अफेक्टेड है, तो उसमें हमारे हो रहे अफेक्टेड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में 2 सेल ऐसे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सबसे ज्यादा तो जो माइलिन होती है दैट इज अफेक्टेड, और माइलिन किससे बनती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्वान सेल, ये दोनों से बनती है माइलिन। तो ये दोनों सेल अफेक्टेड हो गए मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। अनदर ऑप्शन क्या थे ये क्वेश्चन में, एक तो था माइक्रोग्लिया। अभी माइक्रोग्लिया तो खुद तो मैक्रोफेज है, वो तो फेगोसाइटोसिस करता है। एक और ऑप्शन था एस्ट्रोसाइट। अभी एस्ट्रोसाइट सारे ब्रेन में मौजूद रहता है और वो बनाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, वो बनाता है, तो वो भी आंसर दिया। देन अनदर ऑप्शन वाज एपेंडाइमल। अब एपेंडाइमल सेल कहाँ पर होते हैं, वेंट्रिकल्स की जो लाइन होती है, वेंट्रिकल लाइनिंग जहाँ CSF के कांटेक्ट में वो हमेशा रहते हैं, तो एपेंडाइमल सेल भी आंसर नहीं है। आंसर थे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इन्वॉल्व होती है। थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, FMG में पूछा गया, नीट में भी बार बार से पूछा गया है कि ये वाला फ्लूइड कौन सा है। देखो बॉडी फ्लूइड में अगर सोडियम ये है, पोटेशियम 140 है, सोडियम 10 है, पोटेशियम 140 है, Cl क्लोरीन सिर्फ 4 है, पोटेशियम 140 है तो क्या रहेगा, पोटेशियम इट इज इंक्रीज इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है इसलिए। और अभी एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड किससे बनता है, इट इज मेड ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लस प्लाज्मा से बनता है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। वहां पर सोडियम रहता है हाई और पोटेशियम रहता है कम। देन क्वेश्चन पूछा गया था कि β2 रिसेप्टर जो है उससे हो रहा है हाइपर एंड हाइपरग्लाइसेमिया, पर वो कौन से मैसेंजर, कौन से पाथवे से ये हो रहा है कि β2 पर रिएक्शन की और हाइपर हाइपोग्लाइसेमिया क्या, तो दैट एंजाइम दैट इज यूज्ड इज एडेनिल साइक्लेज। और साइक्लिक AMP वाला जो सिस्टम जो होता है जो टारगेट टिश्यू पे एक्ट करता है, ये वाला सिस्टम यहाँ पर यूज होता है β2 रिसेप्टर एक्शन जो हाइपोहाइपरग्लाइसेमिया करता है उसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, 70 kg का है पेशेंट, सोडियम है 120 MEQ पर लीटर, जो कैलकुलेटेड सोडियम डेफिसिट। ये बार पूछा गया है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला एक बार याद कर लो कि सोडियम डेफिसिट बॉडी में क्या रहता है कि इट इज इक्वल टू टोटल बॉडी वाटर इनटू टारगेट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम माइनस रिसेंट कंसंट्रेशन। अभी टोटल बॉडी ऑफ वाटर कैसे गिनते हैं कि 0.6 इंटू kg। जब मेल फीमेल वाइज अलग अलग है कि 0.5 और 0.6 अलग अलग रहता है, पर यहाँ पर हमने 0.6 ले लिया कि 0.6 इंटू kg जो टोटल बॉडी वाटर रहता है। तो 0.6 इंटू वेट है 70, तो यहाँ पर 70 डाल दिया। टारगेट कंसंट्रेशन कितनी रहती है सोडियम की, दैट इज 140। पेशेंट की कितनी बताइए 120, तो 140 माइनस 120, तो 0.6 इंटू 70
into 140 minus 120, that is 840 MEQ per liter. So the answer of the this question is sodium deficit is 840 MEQ per liter. तो हमने यहाँ पर हमारे सारे जो थे वो यहाँ पर पूरे किए हैं. तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. दिस इज डॉक्टर श्री दवे साइनिंग ऑफ.